नमस्कार। आज हम लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 8 से लेके 11 तक हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सेक्शन 8 जो है वो किस चीज पे आराम है, ये एक स्पेशल एक्सेप्शन है इस एक्ट के अंदर दिया हुआ, और एक्सेप्शन भी किसका है, सेक्शन 6 और 7 का। सेक्शन 6 और 7 क्या बात कर रहे थे, जो हमने अर्लियर क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कोई डिसेबिलिटी होती है तो उस डिसेबिलिटी के रिमूव होने के बाद या सीज होने के बाद जो है वो आपको लिमिटेशन पीरियड में बेनिफिट मिलता है। जितने पीरियड जो है आपने डिसेबिलिटी ली है उस हिसाब से आपको रिलीफ मिलती है कि आप बाद में भी सूट फाइल कर सकते हैं। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है, ये सेक्शन कह रहा है नथिंग इन सेक्शन 6 और इन सेक्शन 7 अप्लाई टू द सूट टू एनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन। के सेक्शन 6 और 7 जो है उसके कोई प्रोविजन जो है वो प्रीएम्पशन के राइट पर जो अप्लाई नहीं होंगे और शैल डीम टू बी एक्सटेंड, और कोई एक्सटेंड भी नहीं होगा उसमें टाइम लिमिट में। अब ये प्रीएम्पशन क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना। ये वैसे मुस्लिम लॉ का जो कंसेप्ट है काफी डिटेल हम मुस्लिम लॉ के अंदर पढ़ेंगे, पर एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूं प्रीएम्पशन क्या है। प्रीएम्पशन एक टाइप का राइट है जो कि एक ही रिलेशन और पड़ोसी को मिलता है किसी पर्सन के लिए, किसी पर्सन के अगेंस्ट में। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए और बी जो है वो दोनों भाई है, दोनों अपने अपने घर में रहते हैं, पड़ोसी है, एक दूसरे के पड़ोसी भी और भाई भी है। ये ए का घर है, ये बी का घर है। अब ए जो है वो अपना घर बेचना चाहता है, तो प्रीएम्पशन में क्या होता है कि ए जो है वो बेचेगा तो सबसे पहले वो अपने भाई को पूछ लेगा कि भाई आपको खरीदना है क्या, बी आपको खरीदना है क्या, नहीं आपको नहीं खरीदना तो मैं किसी और को बेचूं। तो फिर ये जो है अगर बी खरीदना चाहता तो वो कहां कहेगा, नहीं तो वो कह देगा नहीं मुझे नहीं खरीदना, आप किसी को भी बेच दो। या फिर ए जो है बी को पता चला कि ए जो अपना घर बेच रहा है, तो बी भी कह सकता है कि भाई आप किसी और को दो ये घर, और जिससे कि कोई तीसरा पर्सन आके डिस्टर्बेंस क्रिएट करे हमारी प्रॉपर्टी के रिलेशन के बीच में, जो भी हम दोनों के रिलेशन के बीच में। इससे अच्छा है आप मुझे प्रॉपर्टी बेच दो। ये होता है प्रीएम्पशन का राइट। अब एक प्रीएम्पशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई थर्ड पर्सन ना आ जाए, कोई स्ट्रेंजर ना आ जाए, उस स्ट्रेंजर से आपके रिलेशन के बीच में जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। इसलिए जो है ये प्रीएम्पशन का कंसेप्ट है। अब जो है कंडीशन क्या है प्रीएम्पशन के लिए, प्रीएम्पशन के राइट या प्रीएम्पशन का सूट लाने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। पहली बात तो प्रीएम्पशन जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है हमेशा, और जिन पर्सन के बीच में हो रहा है वो दोनों अपनी प्रॉपर्टी के ओनर होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि ए तो ओनर है और दूसरा जो बी पार्टी है वो ओनर नहीं है, वो किराएदार है, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों ओनर होने चाहिए प्रॉपर्टी के। उसके बाद जो है वो आगे क्या कह रहा है, shall be deemed to be extended for more than 3 years from the cessation of the disability or death of a person affected thereby। सिर्फ जो है इसके अंदर सिर्फ 3 साल का वक्त दिया जाएगा, 3 साल का वक्त, उससे ज्यादा बिल्कुल एक्सटेंड नहीं होगा। अगर कोई आपको डिसेबिलिटी सीज हो गई हो या आपकी डेथ हो गई हो किसी पर्सन की, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन, चाहे वो सूट हो या चाहे एप्लीकेशन हो, सिर्फ 3 साल की लिमिटेशन पीरियड रहेगी, उससे ज्यादा बिल्कुल एक्सटेंड नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 9 क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। जो मेन जो जनरल प्रोविजन है वो सेक्शन 9 है, सेक्शन 6, 7, 8 का। सेक्शन 9 जो है वो क्या कह रहा है कि एक बार अगर समय शुरू हो गया तो फिर वो कभी नहीं रुकेगा। बेरेट क्या कह रहा है, where once the time has begun to run, no subsequent disability or inability to suit, institute a suit or make an application to stop it। अगर एक बार समय शुरू हो गया तो कोई भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, चाहे इनएबिलिटी हो कि मैं आके फाइल नहीं कर सकता था, कोई इनकेपेबिलिटी हो गई हो, उससे सूट जो है वो टाइम लिमिट जो है वो लिमिटेशन है वो स्टॉप नहीं होगा। एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। ए और बी जो है वो पर्सन थे दो। ए ने जो है वो बी को जो है उधार दिए कुछ पैसे, 1 लाख रुपए उधार दिए मान लीजिए, उधार दिए, और उसके बाद जो है वो बी से मांगा उसने एक दिन पैसा। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को मांगा कि मुझे मेरे पैसे दो, बी जो है वो रिफ्यूज कर देता है कि नहीं मेरे पास तो पैसे वगैरह कुछ नहीं है, आप चले जाओ। तो कॉज ऑफ एक्शन हो गया अराइज।
अब क्या होता है कि 10 जनवरी 2024 को जो है, जो प्लेंटिफ होने वाला था, जो सूट लाना चाहता था, ये जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसको नुकसान होने वाला है या नुकसान हुआ है उस पैसे का, तो वो क्या है कि पागल हो जाता है, इंसैनिटी आ जाती है। तो अब ये जो कंसेप्ट क्या कह रहा है कि अगर जो है वो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कब हुआ, 1 तारीख को, 1 जनवरी को। अब चाहे डिसेबिलिटी 10 को आए, चाहे 1 2 को आए, चाहे 3 को आए, उससे कोई लेना नहीं। एक बार लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया तो बस अब वो रुकेगा नहीं। अब लिमिटेशन पीरियड क्या रहेगा, लिमिटेशन पीरियड क्या है, 1 जनवरी 2024 को है तो 3 साल है रिकवरी के लिए, तो अब वो 2027 तक लिमिटेशन पीरियड है। तो अब चाहे डिसेबिलिटी आ गई हो, उसे सूट जो है वो फाइल 3 साल के अंदर अंदर करना हो। अब इसका प्रोवाइजो क्या कह रहा है, अब प्रोवाइजो ये कह रहा है कि भाई वेयर द लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ ए क्रेडिटर। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए और बी है, 2 पर्सन है, 2 दोस्त थे। बी ने जो है वो ए से बोला कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है दोस्त, तो मुझे कुछ पैसा दो, मेरी मदद करो। ये बोलता है ठीक है जी, हम आपकी मदद करेंगे। उसने क्या किया, 1 लाख रुपए जो है वो दे दिए। फिर क्या हुआ कि 1 जनवरी 2020 को ए ने पैसे मांगे वापस, बी रिफ्यूज कर गया, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, चले जाओ, कोई पैसा वैसा मेरे पास तो है नहीं, मैं क्या दूंगा आपको। तो 1 जनवरी 2020 को कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। अब जो इसकी लिमिटेशन पीरियड कहां तक रहेगी, अगर रिकवरी करनी है तो 1 जनवरी 2023 तक, यहां तक ठीक है। अब क्या हुआ कि पैसा तो वो दे नहीं रहा। अब इस बीच में क्या होता है कि ए की जो एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बी को दे देता है, वो प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन बी को दे देता है 1 जनवरी 2021 को, 1 साल बाद, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के 1 साल बाद दे देता है। अब ये प्रोवाइजो क्या कह रहा है, अब आप समझिएगा। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडेड वेयर द लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ क्रेडिटर, या क्रेडिटर कौन है, मांगने वाला ए है, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ई स्टेट ऑफ ए क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड टू डेटर, डेटर कौन, देनदार। एंड जो ये ई स्टेट मतलब प्रॉपर्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ए ने बी को ग्रांट कर दिया। द रनिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इस लिमिटेशन पीरियड में चलते हुए, फॉर ए सूट टू रिकवर डेट, किसके लिए, कि वो रिकवर कर सके अमाउंट। एंड शैल बी सस्पेंडेड व्हाइल द एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू, जो लिमिटेशन पीरियड जो यहां तक का था ये सस्पेंड हो जाएगा उस एडमिनिस्ट्रेशन देने से, ये सस्पेंड हो जाएगा। और जब तक ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ये प्रॉपर्टी का संभालना है, जो है एडमिनिस्ट्रेशन, ये जब तक कंटिन्यू रहेगा तब तक ये सस्पेंड रहेगा। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी जो है इसने एडमिनिस्ट्रेशन दिया 2021 के अंदर, 1 साल हो चुका था, बचे हुए 2 साल थे। अब ये 2021 को, 1 जनवरी 2021 को ये सस्पेंड हो जाएगा। अब इसके आगे जो है ना वो स्टॉप हो जाएगा, लिमिटेशन पीरियड पॉज हो जाएगा, जो जनरल साइंस में कहता है पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा। अब बचा हुआ टाइम जो है वो नहीं निकलेगा। अब मान लीजिए ये 2025 तक रहती है, तो अब 2025 के बाद जो बचे हुए 2 साल है वो मिलेंगे ए को। और बी ऐसे खुश नहीं हो सकता कि मुझे प्रॉपर्टी मिल गई, उस प्रॉपर्टी से मैं कुछ भी प्रॉफिट कमा लूं, रेंट कमा लूं, तो उससे मैं जो है ये जो डेब्ट है, जो लोन है, या जो मैंने अमाउंट ऋण में लिया है वो मैं चुका दूंगा। ऐसा नहीं होगा, इस प्रॉपर्टी से वो पैसा ऐसे नहीं चुका सकता, राइट ऑफ नहीं होगा ऐसे। अब जो है वो सेक्शन 10 की बात करते हैं। सेक्शन 10 जो है वो किस बारे में बात कर रहा है, सूट अगेंस्ट ट्रस्टी एंड द रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टी के खिलाफ वाद या उसके उत्तराधिकारी। इसके अंदर कहा गया है, नथिंग नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन ए फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, no suit against a person in whom property has become vested in a trust for a specific purpose or against a legal representative or assignee। अब इसके अंदर हमें जो ये बीच की लाइन अभी नहीं पढ़नी है, हमें डायरेक्ट लास्ट लाइन में आना है, shall be barred by any length of time। मतलब no suit against a person in whom property has become vested in trust for any specific property, अगर कोई भी प्रकार का कोई भी सूट होगा उसे टाइम लिमिट पर बार नहीं किया गया है, मतलब वो कभी भी फाइल हो सकता है ट्रस्ट का केस। अब इसके आगे की लाइन, किस पर्पस के लिए जो है ये सूट लाया जा सकता है, फॉर द पर्पस ऑफ फॉलोइंग इन हिज ओन देयर हैंड सच प्रॉपर्टी, जो उस पर्सन के पास प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे या उसकी प्रोसीड पे, प्रोसीड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस उस प्रॉपर्टी से अर्न हो रहा था उस पर
या अकाउंट ऑफ सच प्रॉपर्टी, या उस प्रॉपर्टी के अंदर से जो रेंट्स वगैरह जो भी है उस प्रॉपर्टीज के अकाउंट से कोई रिलेटेड है तो वो सूट लाया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एनी प्रॉपर्टी कंप्राइज इन हिंदूज, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, रिलीजियस और चैरिटेबल एनवायरनमेंट शैल बी डीम्ड टू बी प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ट्रस्ट। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो हिंदूज, मुस्लिम ने या बुद्धिस्ट रिलीजन ने या चैरिटेबल एनवायरनमेंट में दी तो उसे यही माना जाएगा कि वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, और जो मैनेज कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, जो मैनेजर है, उसे हम ट्रस्टी मानेंगे। अब जो है इस सेक्शन का सीधा सीधा ये कहना है नट शेल के अंदर कि कोई भी ट्रस्ट का केस होगा तो उस पर कोई टाइम लिमिट नहीं होगा। अब कारण क्या है? मान लीजिए जो ट्रस्ट है वो किस लिए बना जाता है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट, या जो सोसाइटी के लिए, जो इस काम के लिए बनाया गया है उसके लिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं जो मैं पहले भी क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं। जैसे मान लीजिए कोई लोग हैं, वो अपने माता पिता को घर से बाहर छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो क्या है, उनके लिए जो उनके माता पिता के लिए जो है वो एक समाज ने बना रखा है या सरकार ने बना रखा है, एक संस्था बना रखी है ओल्ड एज होम्स के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए जो छोड़ दिए जाते हैं उनके लिए। अब क्या होता है कि उसका जो ट्रस्टी है वो मान लीजिए कोई गलत काम कर रहा है, वो प्रॉपर्टी के अंदर हेर फेर कर रहा है या उसके बिजनेस के अंदर जो है वो गड़बड़ी कर रहा है, तो अब ये है तो सबके लिए, सोशल पर्पस के लिए, तो हर पर्सन यहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टी हो जाता है। तो यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं डिसाइड किया जा सकता। अब मान लीजिए वो पर्सन रोज 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 घपला करता जा रहा है, तो रोज नए नए कॉज ऑफ एक्शन राइज हो रहे हैं, तो उस चीज के लिए यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं डिसाइड किया है, कभी भी सूट फाइल किया जा सकता है। यहाँ पर लिमिटेशन जो है वो बाढ़ नहीं, लिमिटेशन बिल्कुल नहीं अड़ेगा यहाँ पे। इसके अंदर एक केस आया था अंजुमन इस्लामिया वर्सेस नजोन अली, AIR 1982 MP, पेज नंबर 17। इसमें कहा गया वेयर द डिफेंडेंट वाज इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ मुतवली मोर देन द 12 इयर्स। जो मुस्लिम लॉ के अंदर जो उर्दू शब्द है मुतवली का मतलब ट्रस्टी होता है। जो डिफेंडेंट था उसके बाद 12 साल से प्रॉपर्टी पड़ी थी, एज अ मुतवली वो देख रेख कर रहा था, और जो सूट फाइल किया गया था वो डिक्लेरेशन का था कि जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की है। द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 10 was applied and the suit was had not barred। मतलब सेक्शन 10 यहाँ अप्लाई होगा, चाहे 12 साल हो गए हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ टाइम लिमिट नहीं है। सेक्शन 10 कह रहा है यहाँ टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी सूट जो है फाइल हो सकता है, तो सेक्शन 10 यहाँ अप्लाई होगा, और सूट जो है वो बार नहीं है। ये नहीं कह सकते साहब 12 साल हो गए अब कब आ रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, सूट जो है वो फाइल हो सकता है। सेक्शन 11 जो है वो थोड़ा टेक्निकल है। सेक्शन 11 क्या बात कर रहा है? सूट ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू आउटसाइड द टेरिटरी टू विच द एक्ट इज एक्सटेंडेड। मतलब सूट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आउटसाइड द टेरिटरी आपने जाके जो है वो किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आउटसाइड द टेरिटरी आपने किया है, तो क्या ये जो एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, वो क्या उस पर भी अप्लाई होगा, एक्सटेंड होगा उस पर भी? इस बारे में बात कर रहा है। पहला जो है वो सबसेक्शन क्या कह रहा है? सूट इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरी टू विच द एक्ट इज एक्सटेंडेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इन फॉरेन कंट्री शैल बी सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट कंटेंट इन दिस एक्ट। सूट जो है वो आउटसाइड द सूट जो है वो इंस्टीट्यूट किया गया टेरिटरी के अंदर, और जो एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो बाहर का है क्योंकि आपने बाहर से किया है। और जो एंटर इनटू, अब ये जम्मू कश्मीर का जो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमने जो इसका पहला सेक्शन पढ़ा था कि भाई ये सब जगह अप्लाई होता है, सब जगह अप्लाई के साथ साथ मतलब जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होता है, और इस सेक्शन में जम्मू कश्मीर की बात की गई अभी भी, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो आप इसे फॉरेन कंट्री के हिसाब से समझिए, इसके अंदर फॉरेन कंट्री का है, तो हम एग्जाम्पल भी उसी का ही लेंगे। मान लीजिए कि एक जो पर्सन है, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। ए जो पर्सन है ये बी है, बी जो है वो इंडिया के अंदर है, ये फॉरेन में है। अब क्या इन दो के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो कि फॉरेन लॉ के हिसाब से हुआ, फॉरेन का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ, उसके अंदर हुआ। अभी क्या है कि बी जो है
उसका जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ए ब्रीच कर देता है, ये ए जो है ये ब्रीच कर देता है। अब जो है वो बी जो है वो सूट फाइल करना चाहता है इंडिया के अंदर, मतलब हमारी टेरिटरी के अंदर। तो ये जो सब सेक्शन 1 जो है 11 का, वो कह रहा है कि अगर आपको अगर ये सूट फाइल करना है इंडिया के अंदर तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, वहां का नहीं होगा। क्योंकि जो प्रोसीजर लॉ होता है वो लेक्स कोरी होता है, मतलब लॉ ऑफ लैंड। जिस लैंड पे या जिस टेरिटरी में जो प्रोसीजर लॉ अप्लाई होता है वही फॉलो किया जाता है। जो सब्सटेंटिव लॉ होता है वो जो कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जिस कंट्री का या जो फॉरेन कंट्री का जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूज किया है, उसी कॉन्ट्रैक्ट होगा। पर प्रोसीजरल लॉ जो होगा वो इंडिया का अप्लाई होगा। जो इंडिया का है वो क्या है, लिमिटेशन एक्ट 1963 है, तो ये अप्लाई होगा। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? अब इसका सबसेक्शन 2 कह रहा है कि नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन फोर्स इन द जम्मू एंड कश्मीर और इन फॉरेन कंट्री शैल बी डिफेंस टू द सूट इंस्टीट्यूटेड इन सेट टेरिटरी और ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू द स्टेट इन फॉरेन कंट्री अनलेस। ये 2 एक्सेप्शन दे रखे कि कब कब जो है वो ये लिमिटेशन एक्ट सामने वाली कंट्री का भी लग सकता है या कब नहीं, उसके एक्सेप्शन है 2। द रूल हैज एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप ये नहीं ले सकते। इसमें जनरल रूल क्या कह रहा है कि भाई आप सामने वाली कंट्री का जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि हमने तो यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दूसरी कंट्री का लिया तो लिमिटेशन एक्ट भी वहां का लगेगा, तो नहीं। मान लीजिए कि जो हमारी इंडियन लिमिटेशन एक्ट है वो 3 साल दे रहा है इनकी, और जो फॉरेन वाला है वो 2 इयर्स दे रहा है लिमिटेशन, तो ये जो है वो डिफेंस नहीं ले सकता है, नहीं जी 2 इयर्स हो। हमारे यहाँ लिमिटेशन एक्ट के अंदर 2 ईयर ही है लिमिटेशन पीरियड, और इसने जो है वो 2 साल बाद किया है, तो ये लिमिटेशन से बाहर हो गया, तो अब ये सूट फाइल नहीं कर सकता। तो ये चीज का जो डिफेंस है ए वो नहीं ले सकता। लिमिटेशन एक्ट जो है वो इंडियन लिमिटेशन एक्ट का लगेगा 1963 वाला, जो कि हमारा है, जो हमारी टेरिटरी में अप्लाई होता है। और अब इसका सबसेक्शन 2 का एक क्लॉज क्या कह रहा है, क्या था रूल कब जो है वो अप्लाई हो सकता है। मान लीजिए कि उनके लिमिटेशन एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है कि ये 2 साल के अंदर सूट फाइल लाना चाहिए, और उसके साथ ये भी लिखा हुआ है मान लीजिए कि अगर ये 2 साल में नहीं लाता तो ये सूट जो है वो खत्म हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो फिर ये जब सूट ही एक्सटिंग्विश हो गया मान लीजिए, तो फिर वो यहाँ पे इंडिया में सूट फाइल कर क्या पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इंडियन लिमिटेशन एक्ट भी अप्लाई नहीं होगा जब सूट ही फाइल नहीं होना। तो अगर उस बाहर के लॉ के अंदर, बाहर के लिमिटेशन एक्ट के अंदर अगर ये प्रोविजन उन्होंने दे रखा है कि अगर इस अवधि के अंदर वो अगर वाद जो है वो संस्थित नहीं करता कोर्ट में, तो ये जो सूट है वो स्वतः खत्म हो जाएगा, तब फिर ये लिमिटेशन एक्ट हमारा जो है वो अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, द पार्टी वर डोमिसाइल इन द स्टेट और इन द फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, मान लीजिए यही 2 साल बी पार्टी जो है जो इंडिया में अब आ गई है, ये 2 साल तक इधर ही थी। मान लीजिए 19, 20 और 21, ये 3 साल थे, इनमें से ये 2 साल यहाँ थी फॉरेन कंट्री में, तो अब ये जो है वो इसके अंदर नहीं ला पाएगा सूट। भाई ये क्या कहेंगे कि भाई 2 साल आप थे ना, अब क्या कर रहे थे, डिले डिफीट इक्विटी, अगर जितना आप डिले करोगे उतना ही डिले इक्विटी मिलने में या रेमेडी मिलने में होगा आपको। 2 साल आप क्या करें, 2 साल में लेके आ जाते आप सूट। तो ये जो है ना, ये एक्सेप्शन इसके अंदर दिए गए सेक्शन 11 के अंदर। थैंक यू, मुझे लगा आपको समझ में आया होगा। शेयर कीजिए वीडियोस को जिससे कि सभी को फायदा हो और सभी इस लेक्चर्स को देखें और समझें। थैंक यू।